डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज के अंदर जो फर्स्ट आरडी और सेकंड आरडी है वो किस तरह से होता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। डायग्राम के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए डायग्राम ए टू एफ मैच्योरेशन फेज, डायग्राम ए बी सी डी और ई और एफ। आप देखिए, आपको पता होगा कि पहले बताया था मैंने, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय मेल गेमिट का जो पार्ट है, जो भाग है, जो ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है, वो कौन सा भाग है। पहले बताया था मैंने पिछली क्लासों में कि मेल गेमिट या स्पर्म का सिर्फ केंद्रक प्लस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंटर करते हैं, बाकी का जो सारा भाग है वो बाहर ही रह जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि आगे चलकर जो विभाजन है, जो डिवीजन है, फर्स्ट आरडी है, सेकेंड आरडी है, उसके लिए सेंट्रियोल की आवश्यकता होती है। आपको पता ही होगा, बिना सेंट्रियोल के किसी सेल में कोशिका विभाजन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसी सेंट्रियोल के विभाजन से दो सेंट्रोमियर बनते हैं और उन्हीं सेंट्रोमियर से एस्ट्रेज निकलती हैं, तारक किरणें निकलती हैं, और उन्हीं तारक किरणों के साथ जो क्रोमोसोम है और क्रोमेटिड है वो आकर जुड़ते हैं, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक प्लेट बनती है मिडल पार्ट के अंदर, और उसकी वजह से जो सेल है वो दो भागों में विभाजित होती है। इसलिए मेल गेमिट का जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो एंटर करता है, आगे केंद्रक होता है, उसके पीछे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की जो पोजीशन है आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ मेल गेमिट इन ओवम साइटोप्लाज्म, उसकी जो पोजीशन होती है वो परिधीय भाग के अंदर, ये प्राइमरी साइट है, तो इसके परिधीय भाग में मेल गेमिट के द्वारा जो एंटर हुआ वो ये सेंट्रियोल है। तो उसकी पोजीशन परिधीय भाग में होने के कारण जब फर्स्ट आरडी शुरू होगा, आप देखिए तो तारक किरणें एस्ट्रेज बनने की जो स्थिति है वो परिधीय भाग में है, न कि केंद्रीय भाग में। तो परिधीय भाग में होने के कारण आप देखिए स्थिति ये होगी, इस प्राइमरी साइट के पीएम के अंदर एक उभार बनेगा, एक छोटा सा उभार बनेगा। उसका कारण क्या है कि पोजीशन, सेंट्रियोल की पोजीशन परिधीय भाग में होने के कारण। अब ये एस्ट्रेज बन गई, एस्ट्रेज के साथ क्रोमोसोम्स हैं वो जुड़ गए हैं। जुड़ने के बाद जब इस सेल का विभाजन होगा, ये केंद्र का विभाजन हो गया, अब इसका जो विभाजन होगा साइटोप्लाज्म का या साइटोगेमी होगी वो इस तरह से होगी, इस प्रकार से। तो ऐसे होने के कारण जो सेल बनेंगी फर्स्ट आरडी में, जो कि मियोटिक है, अर्धसूत्री विभाजन है, वो दो प्रकार की कोशिकाएं, एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल। उसका रीजन बताया मैंने आपको कि साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में ऊपर वाले भाग में है, जो आगे चलकर बनाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी, और अधिकांश जो साइटोप्लाज्म का जो भाग है या मात्रा है वो इस भाग में रहने के कारण एक बड़ी सेल बनेगी। तो इस तरह से अब तक ये प्राइमरी साइट 2n था या डिप्लॉइड था, और जैसे ही फर्स्ट आरडी हुआ, कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद ये हैप्लॉइड, बड़ी सेल ये हैप्लॉइड होगी, छोटी सेल ये भी हैप्लॉइड। आप ये देखिए यहाँ पर, ये जब इस प्राइमरी साइट से दो तरह की सेल बनी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी सेल है वो अब कहलाएगी सेकेंडरी साइट, और छोटी जो सेल है वो अब कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब आप इसमें देखिए कि दोनों के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी आधी हो गई है, हैप्लॉइड हो गया है, क्योंकि कारण क्या है, वो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। फर्स्ट जो आरडी है, ऐसा याद रखिए, वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब सेकेंडरी जो सेकेंड आरडी है, अब आप देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें भी विभाजन होगा जो कि माइटोटिक होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो सेल बनेंगी पोलर बॉडीज, और ये हैप्लॉइड होंगी। क्योंकि इसमें पहले से ही कोशिका द्रव्य की मात्रा कम है, तो इसलिए टोटल सेल के अंदर भी वो कोशिका द्रव्य और आधा हो जाएगा और कम हो जाएगा। सेकेंडरी साइट के अंदर दूसरा विभाजन होगा, सेकेंड आरडी, वो माइटोटिक होगा, अर्थात समसूत्री विभाजन होगा, और इसमें एस्ट्रेज या सेंट्रियोल की जो पोजीशन है वो परिधीय भाग में होने के कारण भी दो तरह की सेल, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल बनती हैं। छोटी सेल जो है वो कहलाएगी सेकेंड पोलर बॉडी। इसमें यह देखिए कि सेकेंडरी साइट
के अंदर जो सेकंड आरडी होता है उसके अंदर कैरियोगेमी इक्वल होती है और साइटोगेमी अनइक्वल होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte से दो तरह की सेल, एक बड़ी ओवम, एक छोटी सेकंड पोलर बॉडी बनती है। जबकि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसके अंदर कैरियोगेमी और साइटोगेमी इक्वल होने के कारण जो कोशिका द्रव्य का जो मात्रा है वो मदर सेल से या फर्स्ट पोलर बॉडी से और आधी रह जाएगी और दो पोलर बॉडी बनेंगी। तो इस तरह से मैच्योरेशन फेज के कंप्लीशन के बाद जो है वो सेकंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम बनता है। मैच्योरेशन फेज की जो शुरुआत है वो पहले बताया था मैंने, इसके लिए किसी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है। वो बाह्य उद्दीपन कॉन्टैक्ट ऑफ मेल गैमेट हो सकता है या कोई केमिकल हो सकता है या कोई हार्मोन हो सकता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर और मैमल्स के अंदर, मुख्यतः मैमल्स के अंदर जो इनिशिएशन है या स्टिमुलस का जो काम है वो किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जब फीमेल लैंगिक रूप से मैच्योर हो जाती है उसके बाद उसके अंदर oogenesis प्रोसेस की शुरुआत होती है और मैच्योरेशन फेज के इनिशिएशन की जो काम है या शुरुआत है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के प्रभाव से होता है। क्रोमोसोम जो है वो जैसे ही मैच्योरेशन फेज शुरू होगी तो क्रोमोसोम, पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फेज में एंटर करने से पहले क्रोमोसोम जो है वो ग्रोथ फेज फर्स्ट की सब फेज सेकेंड है जाइगोटी, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद का जो विभाजन है वो तब तक स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है जब तक कि ग्रोथ फेज पूरी नहीं हो जाती। मैच्योरेशन जो फेज है की शुरुआत जब होती है तो जो क्रोमोसोम है वो डाइकाइनेसिस, प्रोफेज फर्स्ट की जो सब फेज है फिर डाइकाइनेसिस, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद का जो विभाजन है उसके इनिशिएशन या शुरुआत के लिए बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है। स्तनधारियों में वो बाह्य उद्दीपन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, उसके प्रभाव से आगे का जो मैच्योरेशन फेज है या जो मैच्योरेशन फेज में होने वाले विभाजन है, फर्स्ट आरडी हो या सेकेंड आरडी, वो उन पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से उसकी शुरुआत होती है। और आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ग्रोथ फेज है उसका जो टाइम स्पान है वो 14 डेज होता है, अर्थात प्रत्येक 28 दिन के बाद जो है एक ओवम मेच्योर होकर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है, तैयार रहता है। तो इस तरह से चूहे के अंदर 16 दिन जो ग्रोथ फेज का जो लाइफ स्पान है या डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओवम, उगोनिया से ओवम बनने के अंदर जो समय लगता है वो चूहे में 16 दिन का होता है और मुर्गी के अंदर 6 से 14 दिन होता है। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है oogenesis वो कंप्लीट होता है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है दोनों के मैच्योरेशन फेज के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट आरडी और सेकेंड आरडी के अंदर कैरियोगेमी और साइटोगेमी इक्वल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 मेल गेमेट या 4 स्पर्म बनते हैं। जबकि oogenesis की जो मैच्योरेशन फेज है उसके अंदर फर्स्ट आरडी और सेकेंड आरडी दोनों के अंदर जो कैरियोगेमी है वो तो इक्वल होती है और साइटोगेमी कोशिका द्रव्य विभाजन अनइक्वल होता है, असमान होता है, जिसके कारण से एक ओगोनिया से एक ओवम बड़ी सेल और 3 छोटी कोशिकाएं पोलर बॉडीज या ध्रुवकाएं बनती हैं, जो कि कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होने के कारण धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इस तरह से, और जो इम्पोर्टेंस की मैं बात करूँ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बनने वाला मेल गेमेट या स्पर्म, उसका एक ही काम होता है या उसकी जो महत्ता है वो एक पॉइंट है उसका, वो ये है कि वो उस जाति के जो क्रोमोसोम्स हैं या आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं वो सिर्फ अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए उत्तरदायी होता है, और वो भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम,
वो ही नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है, उसका इतना ही काम होता है। जबकि oogenesis के दौरान बनने वाली अंतिम जो स्ट्रक्चर है, संरचना है ओवम, उसके 3 इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम सेम स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म के समान कि उस स्पीसीज के हैप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना। लेकिन इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट काम और हैं, वो है पहला है कि परिवर्धित हो रहे भ्रूण के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्य और स्थान उपलब्ध कराना, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि परिवर्धित हो रहे भ्रूण के लिए भोजन की व्यवस्था करना। इस तरह इसीलिए जो नेचर है उसके अंदर इंपॉर्टेंट माना गया है फीमेल को। कारण क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में या किसी भी जाति को बनाए रखने के लिए उसका जो रोल है फीमेल का या ओम का, फीमेल गेमेट का, वो मेल गेमेट से अधिक होता है। कारण कोशिका द्रव्य, स्थान उपलब्ध कराना और भोजन उपलब्ध कराना। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। थैंक्स।